हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायो विथ के। तो बच्चों, आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट आई प्रॉमिस टुडे कि अब आप लोगों के सामने मेरा वीडियो निरंतर आता रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रो बताया था, लेकिन अभी नीट एग्ज़ाम आपके सर पे है, इसीलिए मैंने सोचा है कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पहले मैं करवाऊंगा, फिर सिलसिलेवार ढंग से मैं कराऊंगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर। ठीक है ना, ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर। तो देखो, यहाँ पर दो टर्म है, एक है जेनेटिक और दूसरा है डिजॉर्डर। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जेनेटिक का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक का मतलब हुआ कि कनेक्टेड विथ जीन्स और जेनेटिक्स और हेरिडिटी। ठीक है। यानी कि ये जो अनुवांशिक से रिलेटेड अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डिजॉर्डर होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है, ट्रांसमिट होते रहता है। ठीक है। तो ये तो हो गया जेनेटिक। अब यहाँ पर मैंने कह दिया डिजॉर्डर। तो डिजॉर्डर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज ऑर्डर्ड वे में है, ऑर्डर्ड वे में सजा हुआ है। ठीक है। एक बात मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर डिजॉर्डर कैसे, तो ऑर्डर वे में कोई चीज सजा हुआ है, उसको आप इधर उधर कर दो तो क्या हो गया, डिजॉर्डर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हुआ, इसका मतलब तो यहाँ पर कहता है कि एनी इलनेस विच डिसरप्ट्स द नॉर्मल फिजिकल और मेंटल फंक्शंस। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फंक्शन हमारा बॉडी कर रहा है, उसमें अगर कोई डिसरप्शन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग जो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे कि disorder disorder found to be inherited in human population is called ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है ना। अब कहता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो लिख लो कि इट इंक्लूड्स इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहला है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। चौथा है सिकल सेल एनीमिया। चौथा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर पांचवा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। और छठा है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज। ठीक है। तो हम लोगों को वन बाय वन इन सारे डिजॉर्डर को डिस्कस करना है। ठीक है। तो कौन कौन सा है, पहले आप पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी नोट करिए। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे हेमोफीलिया। ठीक है। सबसे पहला क्या बताए थे, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया। अब देखो ये क्या होता है, तो कहता है कि ये है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है सेक्स लिंक्ड
रेसेसिव ट्रेट, यहां भी बात समझने वाली है क्या कि आखिर सेक्स लिंक्ड क्यों बोला गया और रेसेसिव क्यों बोला गया, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड क्यों बोला गया और रेसेसिव क्यों बोला गया। देखो होता क्या है कि जैसे सेक्स लिंक्ड, तो आपको पता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 22 पेयर्स जो है वो क्या है ऑटोजोम, ठीक है, और दो जो है, ठीक है, वो क्या है जैसे आइदर XX और XY, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, इसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर डिजीज इस 22 पेयर्स क्रोमोसोम में आता है, ठीक है ना, 22 पेयर्स क्रोमोसोम के कारण अगर कोई डिजीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमल डिजीज, ठीक है ना, ऑटोजोमल डिजीज। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर आने से डिजीज कॉज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है। ये समझ में आ गया, सेक्स लिंक्ड डिजीज समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर कहता है कि रेसेसिव ट्रेट जो है ये क्या हुआ इसका मतलब। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे XX है और दूसरा XY है, तो इतना तो श्योर शॉट है ना कि मेल जो है मेल, तो वो जब भी होगा तो उसमें क्या होता है कि वाई लिंक हमेशा ट्रांसफर होता है सिर्फ किस में मेल में, इतना क्लियर है, यानी कि फीमेल की चर्चा नहीं होगी। लेकिन फीमेल में जो XX है ये क्या होता है कि मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। तो यहां पर कहता है कि इस चीज को XX से समझो, XX क्रोमोसोम से इसको डिफाइन करो तो समझ में आ जाएगा कि अगर XX क्रोमोसोम है और इसमें कहता है कि अगर एक भी इफेक्ट होने से, एक में भी डिसऑर्डर आने से, ठीक है, एक में भी डिसऑर्डर आने से अगर डिजीज कॉज हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है ना। अगर एक में भी इफेक्ट आने से अगर डिजीज हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन अगर दोनों में आने के बाद तब डिजीज हुआ तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेसेसिव। बात समझ में आ गई, यानी कि जब दोनों में होगा तब जाकर के ये डिजीज कॉज करेगा, दोनों में डिफेक्ट जब आएगा, दोनों में डिसऑर्डर जब होगा तब जाकर के ये डिजीज कॉज करेगा। अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रेसेसिव, ठीक है ना। तो यहां पर इस हेमोफीलिया के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि वहां पर क्या होता है कि जैसे अगर दोनों में होगा, फीमेल में खास करके, तब तो डिजीज कॉज होगा। अगर एक में होगा तो वो दिखेगा नॉर्मल, दिखेगा नॉर्मल, हालांकि वो कैरियर होगा लेकिन वो दिखेगा कैसा नॉर्मल। इसीलिए ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर कहता है कि हेमोफीलिया जो है, हेमोफीलिया ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए, और दूसरा होता है हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया ए और दूसरा है हेमोफीलिया बी, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखो कि हेमोफीलिया क्यों होता है, हेमोफीलिया क्यों होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कहीं कटिंग फटिंग हुआ, कटा, तो ब्लड जो है वो एक्सपोज होता है, ठीक है ना, वो फ्लो करता है। अब वो फ्लो करता है तो क्या होता है कि वो कुछ देर के बाद जम जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो उसका जो ब्लड का जो बहना है वो क्या होता है रुक जाता है। अगर वो बहना बंद नहीं हो तो क्या होगा कि धीरे धीरे बॉडी से ब्लड निकल जाएगा और आदमी डेथ कर जाएगा, ठीक है ना। तो हेमोफीलिया, हेमोफिलिक डिसऑर्डर होने के बाद क्या होता है कि ब्लड जो क्लॉट करता है ना वो क्लॉट के ड्यूरेशन में डिले हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जल्दी होता ही नहीं है और आदमी क्या होता है कि डेथ कर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यही है मतलब कि एक्सपोज्ड ब्लड डज नॉट क्लॉट, एक्सपोज्ड ब्लड डज नॉट क्लॉट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं हेमोफीलिया। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो कि एक्सपोज्ड ब्लड, एक्सपोज्ड ब्लड डज नॉट क्लॉट,
डज नॉट क्लॉट, ठीक है। तो ये होता है हेमोफीलिया। अब देखो क्या है यहाँ पर, जैसे कि दो तरह का बताए हैं, एक हेमोफीलिया ए और दूसरा बताए हैं हेमोफीलिया बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करेगा, इसमें भी ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, लेकिन आखिर इसको क्लॉट करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, तो उसकी कमी हो गई होगी जिसके कारण से ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसमें भी वही बात है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो फैक्टर होना चाहिए वो फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, जब 11th में पढ़े होंगे तो वहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया गया होगा, खुद से भी पढ़े होंगे या हो सकता है कि आपके जो टीचर होंगे वो आपको पढ़ाए होंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये होता है, ठीक है ना। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8, इस तरह से है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि जैसे हेमोफीलिया ए ये होता है फैक्टर 8 की कमी के कारण, ठीक है, और हेमोफीलिया बी ये होता है फैक्टर 9 की कमी के कारण, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए क्या लिखोगे इसमें कि एक्सपोज ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिख लो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है। और ये जो फैक्टर 8 है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है एंटी हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन, एंटी हेमोफीलिया ग्लोबुलिन। तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, हेमोफीलिया ए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम हेमोफीलिया बी बताते हैं, जल्दी नोट करिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया बी, ठीक है। तो हेमोफीलिया बी क्या बताया कि एक्सपोज ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ blood clotting factor 9, और ये जो फैक्टर 9 है, ठीक है, इसका क्या नाम है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो इसकी कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है, हेमोफीलिया बी। एकदम ये सब नाम जो है, ये सब नाम एकदम याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में फैक्टर पूछता है कि फैक्टर 8 की कमी के कारण से कौन सा डिजीज होता है, फैक्टर 9 की कमी के कारण से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको इस सब पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ा चीज ये है कि इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। तो कहता है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, और इसी को क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है, क्रिसमस डिजीज, ठीक है। तो ये है, एकदम ध्यान देना है, एकदम जो भी इसमें लिख रहे हैं सारा का सारा पॉइंट ही है, इसीलिए एकदम याद करना है भाई, ठीक है। अब देखो एक और भी इसमें खास बात है कि
this disease या this disorder has been inherited in British Crown family through Queen Victoria, ठीक है ना। यानी कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी किसका, हीमोफीलिया का, ठीक है ना। और इसी से जो है इनके अगले जनरेशन में ये डिजीज आया था, ठीक है ना। यानी कि जो सन में आया था, ठीक है ना, सन में आया था 1 out of 4 और डॉटर में आया था 2 out of 5, ये रेशियो था, ठीक है ना। चलिए इतने को नोट कर लिए। तब मैं बताता हूँ कि फिर फीमेल में जब हीमोफीलिया किस कंडीशन में हो सकता है, और अगर होता है तो उसके लिए जो जेनेटिक ट्रेट हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, फिर मेल में किस तरह से होगा। तो यहां तक नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल में किस कंडीशन में हेमोफीलिया हो सकता है और मेल में किस कंडीशन में, ठीक है ना। तो उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिखेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे कि इन फीमेल्स हेमोफीलिया occurs when both the sex chromosomes carry recessive gene as XH, ठीक है। तो कहता है कि 10 इस प्रकार क्या होगा कि इन फीमेल्स अगर XH ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, हेमोफिलिक, ठीक है। या जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर इस टाइप से होता है कि XH, ठीक है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि appears normal but is carrier, ठीक है। कैरियर मतलब क्या कि इससे फिर सन में जा सकता है, वो फिर आगे क्लास में बताएंगे इस पर कि जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसका रेशियो कैसे बनेगा, कितना फीमेल में कितना सन में जाएगा, कितना डॉटर में जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस ये देखो कि ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या कहेंगे, हेमोफिलिक। ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या कहेंगे कि वो नॉर्मल दिखेगी, जो कि क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है ना, कैरियर थी। तो क्या था कि बाहर से दिखती थी नॉर्मल, लेकिन उन्हीं के थोड़ा इनहेरिटेड हुआ था उनके सन्स में, डॉटर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि अपियर्स नॉर्मल बट इज कैरियर, जबकि इन मेल क्या होगा। तो इतना तो तुम भी जानते हो कि मेल में एक्स जो आता होगा वो कहां से आता होगा, तो फीमेल से आता होगा, क्योंकि मेल के पास में डोनेट करने के लिए क्या है कि वाई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो वाई है, एक्स और वाई है, तो एक्स कहां से आया, एक्स फीमेल से आया है, ठीक है ना। और मेल जब भी देता है तो वो वाई देता है, ठीक है ना, कि वाई जाएगा तभी मेल बन सकता है ना। इसीलिए जब वाई जाएगा तो सन होगा, एक्स जाएगा तो डॉटर होगी। इस कारण से मेल में एक्स जो आया होगा वो कहां से आया होगा,
तो फीमेल से मतलब मदर से, तो यहाँ पर कहता है कि देखो XH ये कैरियर है, ये भी कॉज कर सकती है अगर XH सन में चला गया तो, और अगर हेमोफिलिक है तब तो कोई बात नहीं, तब तो मान लिया कि दो में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता है कि मेल्स में ये कंडीशन अगर होता है XHY, अगर ये कंडीशन हो जाएगा तो वो क्या होगा, हेमोफिलिक, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस तरह से आप कह सकते हो कि कौन सा कंडीशन है हेमोफिलिक का फीमेल में और कौन सा है मेल में। तो कहता है कि अगर फीमेल में हेमोफिलिक होना है तो उसके लिए दोनों यानी XX दोनों क्रोमोसोम जो है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों क्या होना चाहिए, हेमोफिलिक होना चाहिए। अगर एक होता है तो वो नॉर्मल दिखेगी बट कैरियर होगी। फीमेल में कहता है कि अगर X पर H हुआ यानी कि X अगर हेमोफिलिक हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, हेमोफिलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा था किसके बारे में, हेमोफीलिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें मैं आपको फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताऊंगा और कुछ क्रॉस के बारे में बताऊंगा हेमोफीलिया के बारे में, कि अगर हेमोफिलिक फीमेल है उसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से होता है तो क्या होता है, या फिर हेमोफिलिक से अगर क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक दो देखेंगे, फिर कलर ब्लाइंडनेस को भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना भी मैंने बताया है इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, जैसे कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसी तरह से मेरा कहना यह है कि मैं या कोई भी टीचर कितना भी आपको बता दे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका उस पर ग्रिप नहीं होगा और आप पढ़े हुई चीज़ को बहुत जल्द भूल जाओगे, ठीक है ना। तो मेरी बातों को ध्यान रखना है, रिवीजन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, एक चीज़, इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, जो आपके क्लासमेट हों या कुछ सगे संबंधियों में पढ़ने वाले होते हैं, तो वहाँ आप शेयर कर सकते हो। और मेरा ये चैनल स्पेशली फॉर बायो है, ठीक है, इसीलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा जो केमिस्ट्री का चैनल है वो भी आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप देख लेना, वो JS किशोर के नाम से है केमिस्ट्री चैनल, ठीक है ना। और ये क्या है, बायो विद KK, ठीक। तो आप देख लेना, तो वहाँ पे केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा और यहाँ मैं आपको बायो का एक से एक जो टॉपिक होगा वो लेकर के आऊँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अर्लियर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।